टाइम था 27 जुलाई 2024 का, जब पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है और फोन करने वाले ने ये बात बताई कि जनाब नवी मुंबई के इस इलाके में यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस डेड बॉडी के आसपास काफी सारे कुत्ते इस टाइम इकट्ठा हो चुके हैं और वो कुत्ते बड़े ही बेरहमी से इस डेड बॉडी को नोच खसोट रहे हैं। ये सारी ही बातें सुनते ही पुलिस वाले तुरंत वहां पर जा पहुंचते हैं। उस बॉडी की जब जाकर पुलिस वालों ने हालत को देखा तो वो काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि इसे मरे हुए करीबन 2 से 3 दिन बीत चुके थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वालों ने भेज दिया। और अब पुलिस वाले इस बारे में सोच रहे थे कि क्या यहाँ पर ये कोई नॉर्मल हादसा घटा है या फिर इस लड़की को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला है। क्योंकि अगर इसके पहली नज़र में अगर शरीर पर लगे हुए घावों को देखा जाए तो वो तो काफी बुरे तरीके से लगे हुए हैं और बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले इस केस के ऊपर काम करने लगते हैं, इस लड़की के बारे में पता करने लगते हैं, तो पुलिस वालों के साथ साथ जो कोई भी इस केस के बारे में सुन रहा था, उन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ये सब कब तक चलता रहेगा। क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे हादसे पहले भी घट चुके थे, जैसे कि श्रद्धा का मामला ले लें या फिर साक्षी का मामला क्यों न ले लें। यहाँ पर भी कुछ एक इसी तरीके की घटना घटी थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, इन सारी ही चीजों को जानने के लिए तो हमें इस पूरी ही कहानी को डिटेल से जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि यहाँ पर क्या हुआ था और कौन थी वो लड़की जिसकी की यहाँ पर डेड बॉडी पाई गई थी। तो ये सारी ही घटना शुरू होती है 25 जुलाई 2024 को, जब नवी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहने वाली यशश्री अपने पिता सुरेश से ये बात कहती है कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। उसके पिता ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ यही बात कही कि तुम बेटा आराम से जाना, और यही सारी की सारी नॉर्मली बातें उसे बोलकर वो उसे अपने घर से भेज देते हैं। लेकिन दोपहर का टाइम होता है, अभी तक यशश्री वापस घर पर नहीं लौटी थी। उसके बाद उसके माता पिता ने यही बात सोची कि शाम होते होते वो आ जाएगी, अपने दोस्तों के पास ही तो गई है। यही सारी बातें सोचते हुए अब शाम हो चुकी थी, लेकिन यशश्री अभी भी वापस नहीं आई थी। जिसके बाद उसके पिता ने उनकी माँ से ये बात कही कि जरा पता तो करो कि उनकी बेटी कहाँ पर रह गई। तो यशश्री की माँ ने यशश्री के पास कॉल किया, लेकिन उसका फोन इस टाइम स्विच ऑफ आ रहा था। तो कुछ एक देर बाद दोबारा से वो ट्राई करती हैं और धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो उसकी माँ घबराने लगती है। वो जाकर उसके पिता को बताती है कि अभी तक वो लौट कर नहीं आई है, और जब भी वो उसके फोन पर कॉल करती है तो उसका मोबाइल बंद आ रहा है। अब धीरे धीरे कर उसके पिता भी परेशान होने लगते हैं और आखिर में उन्होंने उनके दोस्तों के पास ही कॉल करना शुरू किया, जिनके कि उनके पास नंबर थे। उन सारे ही दोस्तों से पूछ लेने के बाद उसके पिता को पता चलता है कि जिस जिससे हम लोगों ने फोन करके बात की है उनके पास उनकी बेटी नहीं गई है। अब टाइम और ज्यादा बीत चुका था, रात अब होने लगी थी और उसके सारे ही परिवार के मेंबर अब काफी ज्यादा घबराने लगे थे। और उसके बाद वो लोग, उनके जितने भी यार दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जितने भी उनके और दोस्त थे यशश्री के दोस्तों के पास, लेकिन उन सारे ही लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यशश्री कहाँ पर चली गई। तो ये ही सारी चीजें देखते हुए कि जितने भी जान पहचान के लोग थे हम लोगों ने उन्हें जाकर पूछ लिया है, जितनी भी तरीके से हम लोग उसे ढूंढ सकते थे वो लोग हम ढूंढ चुके हैं, तो पता नहीं अब उनकी बेटी कहाँ पर चली गई है। और इसी तरीके से डरते घबराते उसके पिता पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पुलिस वालों को अपनी सारी ही दुविधा बताते हैं। पुलिस वाले ये बात कहते हैं कि सर आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम लोग यशश्री को ढूंढ लेंगे। यही बात बोलकर पुलिस वाले दूसरी तरफ अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं कि 20 साल की लड़की है, कुछ इस तरीके से गायब हो चुकी है। इस कंपनी में वो डाटा एंट्री का काम करती है। जो कुछ भी वो लोग उसके बारे में डिटेल निकाल सकते थे वही सारी डिटेल निकालकर उस लड़की के बारे में छानबीन करने लगते हैं। लेकिन इस घटना को करीबन 2 दिन बीत चुके थे। दूसरी तरफ यशश्री के अगर पिता को देखा जाए तो उन्होंने भी सारी ही उन जगहों पर जाकर तहकीकात कर ली थी जहां पर कि उनकी बेटी जा सकती थी, और जिस भी व्यक्ति के पास वो हो सकती थी उनसे भी उन्होंने पता कर लिया था। लेकिन यशश्री के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद टाइम आता है 27 जुलाई का, जब पुलिस वालों के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है और उसने बताना शुरू किया कि जनाब इस जगह पर यहाँ पर मैंने एक डेड बॉडी को देखा है, काफी सारे कुत्ते एक डेड बॉडी को नोच रहे थे। तो वो सारी ही बातें जो कुछ भी पुलिस वालों को बता सकता था वो सारी बातें बता
बता लेने के बाद पुलिस वालों को वहां पर बुला लेता है। पुलिस वाले तुरंत इस घटना स्थल पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद उस डेड बॉडी को देखने लगते हैं, जिसकी की कंडीशन इस टाइम काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जब पुलिस वालों ने पहली नजर में इस डेड बॉडी को देखा तो उन्होंने पाया कि इसके मुंह को पूरे तरीके से फाड़ दिया गया है और इसके शरीर के काफी सारे हिस्से ऐसे मौजूद हैं जो कि शायद यहाँ पर जो मौजूद कुत्ते थे उन्होंने काफी बुरे तरीके से उसे नोच खाया है। और इसके अलावा अगर इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर देखा जाए तो चाकुओं के निशान यहाँ पर मौजूद है। और जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि जो ज्यादातर चाकुओं के निशान हैं वो इसके प्राइवेट पार्ट पर हैं। तो पुलिस वाले उस बॉडी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को इस बारे में भी पता था कि 2 दिन पहले ही एक लड़की इस तरीके से गायब हो गई थी, तो हो सकता है ये वही लड़की हो। तो पुलिस वाले यशरी के पिता सुरेश से संपर्क करते हैं और उनके परिवार के एक सदस्य को वहां पर बुला लेते हैं कि हमें एक इस तरीके से डेड बॉडी मिली है, प्लीज आप यहाँ पर आकर इस चीज को देख लीजिए कि ये आपकी बेटी तो नहीं। तो डरे घबराए उनके घर वाले वहां पर जा पहुंचते हैं हॉस्पिटल में और वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि इस डेड बॉडी का चेहरा तो पूरे तरीके से बिखर चुका है। कुत्तों ने काफी हद तक उसे खा लिया था, काफी बुरे तरीके से उसे तोड़ा गया था। तो ये चीजें देखते ही घर वाले पहले ही मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारी बेटी नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि जनाब यहाँ पर इसकी बॉडी पर एक टैटू मौजूद है, जिस तरीके के आपने कपड़े बताए थे कि आपकी मिसिंग बेटी ने पहन रखे थे वो कपड़े, वही कपड़े इस लड़की ने भी पहन रखे हैं। तो उसके परिवार के कुछ एक और सदस्य सामने आते हैं और उन्होंने उसके कपड़ों से और उसके शरीर पर मौजूद उस टैटू से यशस्वी को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि हाँ जनाब ये उन्हीं की बेटी है। तो अब ये तो बात कंफर्म हो चुकी थी कि यही यशस्वी है। तो पुलिस वालों ने अब उनके घर वालों से ही पूछताछ करनी शुरू की कि सर सीधी सीधी बात तो यही है कि आपकी बेटी ने अपनी जान गंवा दी है, तो प्लीज आप इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल केस है। जबकि इस लड़की को काफी ज्यादा बेरहमी से मारा गया है, उसी दिन शायद इसे मार दिया गया होगा। बाद में थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर आई थी, बारिश की जब छींटें, बारिश का पानी जब इस डेड बॉडी पर लगता है तो बाद में ये सड़ने लगती है। और उसके बाद तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि किस तरीके से कुत्तों ने इस डेड बॉडी पर हमला कर दिया था। तो यशरी के पिता ने सारी ही बातें पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ होगा और हाल फिलहाल में हमारी किसी के साथ लड़ाई भी नहीं हुई थी। इसी तरीके की सारी बातें यशरी के पिता पुलिस वालों को बता रहे थे। और इसी टाइम पुलिस वाले उस जगह की छानबीन करने लगते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ होगा, जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा पाए कि यशरी यहाँ पर किस टाइम पहुंची थी और उस टाइम इसके साथ कौन मौजूद था। और हो सकता है वहीं से हमें पता लग जाए कि इसके कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले यशरी के जो कॉल डिटेल थे उन्हें भी निकालने लगते हैं कि किस किस से ये आखिरी टाइम में बातें कर रही थी। हो सकता है किसी दोस्त ने ही इसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला होगा। तो यही सारे अंदाजे पुलिस वाले लगाते हुए इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और जब कॉल डिटेल निकाली जाती हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यशरी पिछले काफी दिनों से दाऊद नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही थी। और दूसरी तरफ पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरे को तो ढूंढ ही रहे थे जिसमें कि हो सकता है यशरी या फिर वो दूसरा बंदा जिसके साथ की ये कॉल पर बातें किया करती थी वो कैप्चर हो गए हों। इसी तरीके से ढूंढते ढूंढते पुलिस वालों के हाथ एक सीसीटीवी वीडियो लगती है जहां पर सच में ही ये दोनों एक कैमरे में कैद हो चुके थे। सबसे पहले तो यशरी को हम लोग यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसके जाने के कुछ एक देर बाद ही पीछे पीछे दाऊद भी वहां से गुजरता है। तो अब पुलिस वाले यशरी के घर वालों से ही पूछते हैं कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं। और उसके बाद यशरी के पिता ने पूरी ही कहानी डिटेल से बतानी शुरू की कि हाँ जनाब इस बंदे को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। दरअसल घटना ये घटी थी उस टाइम यशरी 14 से 15 साल की रही होगी। उस टाइम ये अपने स्कूल में जाया करती थी और उसी टाइम यशरी की मुलाकात दाऊद नाम के इस लड़के से हुई थी। इस लड़के ने बहला फुसला कर यशरी को अपने झांसे में ले लिया और वो इससे चिकनी चुपड़ी बातें किया करता था। और पता नहीं इस लड़की के दिमाग में भी क्या बात आई। वैसे तो हमें तो यही लगता है कि ये उस टाइम काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, अच्छे भले का इसे बिल्कुल भी पता नहीं था और यही कारण है कि ये दाऊद की बातों में आ जाती है। वो अक्सर इससे मिलने के लिए बाहर ही आया करता था,
हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब भी वह इससे मिलने आता तो इसी तरीके की काफ़ी सारी चिकनी चुपड़ी बातें करता और इसे अपनी बातों में इसने फंसा लिया था। अब वो उसे झांसा दे रहा था कि आगे चलकर हम लोग शादी कर लेंगे, एक दूसरे से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ यशरी बीच बीच में ये बात भी कहा करते थे कि हम दोनों की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो दाऊद ने कहा कि ज़्यादातर काम कर लेने के कारण, क्योंकि इस टाइम मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ, गाड़ी वगैरह चलाता हूँ, और यही कारण है कि मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाता और मेरी उम्र मेरी असली उम्र से कुछ ज़्यादा ही नज़र आती है। इसी तरीके की काफ़ी सारी वो बातें किया करते थे। और एक टाइम ऐसा भी आया जब यशरी को वो बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप वो बनाने लगता है। लेकिन इस घटना के बाद यशरी के माता पिता को इस बारे में पता चल जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, जिसके बाद वो लोग अपनी बेटी से जब अच्छे से पूछताछ करते हैं तो यशरी भी इस बारे में बता देती है। और उसके बाद सुरेश शिंदे पुलिस वालों के पास जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर दाऊद की सारी बातें वो लोग बताते हैं। और लड़की इस टाइम माइनर थी, जिसके कारण दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दाऊद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। ये टाइम 2019 का था और उसके बाद 2020 में कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काफी ज्यादा फैल जाने के कारण इसे भी रिहाई दे दी गई थी। इसे जमानत पर छोड़ दिया गया था और उसके बाद ये कर्नाटक चला जाता है और कर्नाटक जाकर ये कुछ काम धंधा करने लगता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये इसकी जिंदगी में दोबारा से आ चुका था। हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से इसकी कॉल डिटेल निकाली गई है, इसके बारे में हम लोगों ने जो वो सीसीटीवी वीडियो देखा था उसके हिसाब से तो ये इसकी ज़िंदगी में दोबारा से आ चुका था। इसने दोबारा से इसे बहला फुसला लिया होगा और अब का अगर देखा जाए तो सारा का सारा मामला आप लोगों के सामने ही है। ये सारी बातें पता चलते ही पुलिस वाले दाऊद को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो इस टाइम अपने घर से फरार था, जिसके चलते पुलिस वाले उसके घर वालों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन अभी भी दाऊद पुलिस वालों के हाथ नहीं लगा था। लेकिन टाइम बीतता रहता है और एक दो दिन पहले ही अब दाऊद पुलिस वालों के हाथ लग भी चुका है। पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यशरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ मामला अभी यही सामने आया है कि उसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी उस गर्लफ्रेंड को मार डाला है, जिससे कि वो प्यार करने का दावा किया करता था। लेकिन प्यार करने का दावा तो दिल्ली वाले केस में भी हुआ था, लेकिन आखिर में उस लड़के ने भी अपने प्रेमिका को मार डाला था। और अभी तो दाऊद के साथ पुलिस वालों की छानबीन चल रही है। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार उसने उस लड़की को क्यों मार डाला। लेकिन दूसरी तरफ अगर यशरी के घर वालों को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा गहरे सदमे में है। और वैसे भी काफी सारे इसी तरीके के केस लगातार आते ही जा रहे हैं और लड़कियां अभी भी नहीं समझ पा रही है कि 2-4 दिन के प्यार के पीछे उन्हें अपने घर वालों को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि बचपन से उन्हें इस तरीके से पाल रहे हैं। उनकी हर एक जरूरत को वो लोग पूरा कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा उन्हें कौन प्यार कर सकता है। और इस तरीके से किसी अननोन व्यक्ति के साथ प्यार करके उनके प्यार के झांसों में आकर काफी सारी लड़कियां इसी तरीके से अपनी जान गंवा देती हैं। अब काफी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने वाले लोग जरूर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इस लड़के को सख्त से सख्त सजा दिलवा देंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्राइम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक कि ये प्यार करने वाले लोग अपने घर वालों से ज्यादा अपने लवर पर भरोसा करना बंद नहीं कर देते। क्योंकि इसी तरीके के केस अब तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन सारी ही चीजों को किस तरीके से रोका जा सकता है, इस बारे में भी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। टाइम था 15 अप्रैल 2008 का, जब रात के करीबन 2 बजे के आसपास यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में एक लड़की काफी ज्यादा बुरे तरीके से रो रही थी। जब ये लड़की रो रही थी तो इनके आस पड़ोस वालों की भी नींद खुल जाती है और वो लोग ये बात सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस लड़की को क्या हुआ। तो वो लोग धीरे धीरे कर अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। जब काफी सारे पड़ोसी इस तरीके से निकल चुके थे तो आपस में ही वो लोग बातें करने लगते हैं कि आखिरकार
आखिरकार इतनी ज्यादा देर रात को कौन लड़की इतने बुरे तरीके से रो रही है। धीरे धीरे कर काफी सारे लोग और भी इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ये सारी की सारी रोने की आवाजें तो शौकत अली के घर से आ रही है। तो वो सारे ही लोग इकट्ठा होकर उसी तरफ जाने लगते हैं। जाकर शौकत अली जो कि 55 साल के थे, उनके घर के बाहर ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद दरवाजा खटखटाते हुए उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो, आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद वो लड़की दौड़ी दौड़ी गेट पर आ पहुंचती है। गेट पर आकर वो दरवाजा खोलती है, ये बात कहती है कि हमारे घर के ऊपर इस टाइम हमला हुआ था और हमारे घर के लगभग सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वो सारे ही जो गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने यहाँ आसपास में जितने भी लाठी डंडे वो लोग इकट्ठा कर सकते थे, उन्हें उठाकर वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। और वहां पर जाकर जो सबसे पहला उन लोगों ने नजारा देखा वो ये था कि वहां पर आंगन में चारों ही तरफ खून फैला हुआ था। मेन जो शौकत अली थे वो बीच आंगन में ही मरे पड़े थे, उनकी खाट के ऊपर ही। और जो उनके घर के कमरे थे, जिस कमरे में भी जो कोई भी सोया करता था, गांव वाले उन कमरों में जब रात को लाइट वगैरह लेकर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो चारों ही तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ है और जो इसके परिवार के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया है। तो वो लोग पूछने लगते हैं लड़की से ही कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। और उसके बाद वो लड़की जिसका नाम की शबनम था, उसने बताना शुरू किया कि मैं रात को सो रही थी और जैसे ही मेरी नींद खुलती है कुछ एक खटपट की मुझे आवाज आ रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे घर में तो 2 से 3 लोग ऐसे घुसे हुए हैं जिनके हाथ में कि इस टाइम कुल्हाड़ी मौजूद है और वो बड़े ही बेरहमी से मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसके बाद मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सारे ही गांव वाले इस टाइम जो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, इनके घर के आसपास देखना शुरू करते हैं कि हो सकता है यहाँ आसपास में कोई अभी भी छिपा हुआ हो, लेकिन वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। और जैसे ही वो लोग पूरे ही घर में घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि शबनम के पिता शौकत अली जो कि 55 साल के हैं, उन्हें मार दिया गया है। उसकी माँ हाशमी जो कि 50 साल की है, उसे भी बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया है। और इसके अलावा उसके छोटे भाई, बड़े भाई राशिद और अनीस की भी इस टाइम जान ले ली गई है। उसकी भाभी अंजुम को देखा जाए या फिर उनकी मौसी की लड़की जो कि यहीं पर रहकर पढ़ाई किया करती थी, राबिया, उसे भी मार दिया गया है। और इसके साथ साथ इनका जो 11 महीने का छोटा बच्चा इनके घर पर था, शबनम का भतीजा, उसे भी बड़े ही बेरहमी से यहाँ पर गला घोंटकर मार दिया गया था। तो ये सारी ही चीजें जैसे ही उनके गांव वाले देखते हैं तो वो तुरंत पुलिस से संपर्क करते हैं और पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ के मंजर को देखकर पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग अकेले इस क्राइम सीन को हैंडल नहीं कर सकते और यही कारण था कि वहाँ आसपास की और पुलिस फोर्स से भी मदद मांगी जाती है। ये एक काफी बड़ी घटना यहाँ पर घटी थी और जैसे ही पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो सभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ आसपास में जो कुछ भी उन्हें क्राइम सीन से मिल सकता था वो उन सारे ही सबूतों को इस टाइम इकट्ठा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग शबनम से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शबनम काफी ज्यादा बुरे हालातों में इस टाइम थी। लगातार वो रोती जा रही थी, खुद को भी वो अच्छे से नहीं संभाल पा रही थी। और यही कारण है कि पुलिस वाले उसे उस टाइम उसी हालत में छोड़ देते हैं कि इसे सबसे पहले तो खुद को संभालने दो, उसके बाद हम लोग इससे पूछताछ करने वाले हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है उसे थोड़ा होश आता है, वो उस गम से थोड़ी बाहर निकलती है। तो पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करनी शुरू की कि क्या तुमने यहाँ पर जिसने भी तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसको तुमने पहचाना है या फिर तुमने उसे देखा था। हम लोग हर एक तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो शबनम ने पूरी ही घटना को दोबारा से डिटेल से पुलिस वालों को बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब वो रात को सो रही थी तो उसे कुछ एक आवाजें आने लगती है, उसकी नींद खुल जाती है इन आवाजों के कारण। और जैसे ही वो खड़ी होकर अपने घर के अंदर की तरफ देखने लगती है तो उसने देखा कि वहां पर 2 से 3 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने अपने फेस को कवर कर रखा था, अंधेरे में वो वैसे भी साफ साफ उन्हें नहीं देख पाई और उनके हाथों में कुल्हाड़ी और गंडासी मौजूद थी। वो इन सारे ही लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए, जिस तरीके का वो लोग यहाँ पर कांड कर रहे थे, उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और उसके बाद वो यहीं पर खड़ी
होकर चिल्लाना शुरू कर देती है। हो सकता है अगर वो चिल्लाती ना या फिर टाइम से ना उठती तो वो लोग उसे भी यहीं पर मार डालते। वो चिल्लाने लगती है और उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे आप लोग 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पर आ चुके थे। जैसे ही मैंने चिल्लाना शुरू किया तो वो सारे ही लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इन सारी ही चीज़ों के बारे में वो पुलिस वालों को बता रही थी और ये इतना बड़ा कांड उस टाइम का हुआ था कि उस टाइम की मुख्यमंत्री को जब इस केस के बारे में पता चलता है तो वो खुद शबनम के घर पर आती हैं और आकर वहां पर उसे दिलासा देती है कि बेटा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ है, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन सभी हत्यारों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा और इसके अलावा शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजा भी देने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन वहां पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को इस पूरे ही कांड के ऊपर शक हो रहा था। उसे कुछ एक चीजें समझ नहीं आ रही थी और यही कारण था कि उस टाइम की यूपी की सीएम मायावती से उन्होंने रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि मैडम मुझे इस केस में कुछ एक गड़बड़ लग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये केस पूरे तरीके से सोल्व नहीं हो जाता आप इन्हें पैसे मत दीजिए। और मुख्यमंत्री इस बात के लिए मान भी जाती हैं। जो पुलिस ऑफिसर के दिमाग में इस टाइम सवाल उठ रहे थे वो ये थे कि किसी की भी नींद उस टाइम नहीं खुली जब उसके पास में मौजूद बाकी लोगों को मारा जा रहा था, तो आखिरकार शबनम की नींद कैसे खुल गई। वो सिर्फ ये चाहता था कि इस केस के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसके बाद जो कुछ भी उसे मुआवजा वगैरह मिलने वाला है वो उसे भले ही मिल जाए। और उसके बाद शबनम से पुलिस वाले फिर से पूछताछ करनी शुरू करते हैं और शबनम सिर्फ एक इसी बात पर अड़ी हुई थी कि हो सकता है अगर उसकी टाइम रहते नींद ना खुलती तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को इस टाइम मार दिया गया था, हो सकता है अगला नंबर उसका ही होने वाला हो। तो इसी तरीके से जब उससे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ चुकी थी और उससे ये बात पता चलती है कि इन्हें तो नशे की दवाई दी गई थी और यही कारण है कि शायद आखिरी बार जब इन्हें मारा गया था तो इनकी नींद नहीं खुली होगी। तो अब जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि सभी लोगों ने खाना वगैरह खाया था, जो कुछ भी उन्होंने पिया था वो परिवार के सारे ही सदस्यों ने एक साथ किया था, तो आखिरकार शबनम की नींद उस रात कैसे खुल गई। जरूर इस केस में शबनम का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हाथ मौजूद है। तो वो लोग उनके फोन की कॉल हिस्ट्री निकालने लगते हैं और उसमें उन्हें पता चलता है कि इसने एक ही रात में करीबन 52 बार किसी सलीम नाम के व्यक्ति के साथ बातें की है। और ये सारा ही कांड उस टाइम हो रहा था तो शबनम ऐसा कैसे बोल सकती है कि उसकी नींद खुल गई थी। वो रात को करीबन 52 बार किसी के पास फोन करती है तो उसकी पूरी ही रात फोन करने में बीत गई होगी। तो जरूर इसके पीछे यही बंदा है जिससे कि सलीम से ये बातें कर रही थी। तो वो लोग सलीम का अता पता निकाल कर उसके पास जा पहुंचते हैं, उसे उठा लाते हैं और उससे जब पूछताछ करनी वो लोग शुरू करते हैं तो सलीम पहले तो इधर उधर की बातें करने लगता है और धीरे धीरे कर जब पुलिस वालों ने उसके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया तो सलीम भी टूट जाता है और उसके बाद उसने बताना शुरू किया कि जनाब जो ये कुछ कांड हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं जबकि शबनम ही है। ये सारा कांड मैंने अंजाम दिया है लेकिन ये सारा का सारा शबनम के द्वारा करवाया गया है। उसने ही अपने पूरे परिवार की हत्या मुझसे करवाई है। और जैसे ही इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो पुलिस वाले यही पूछते हैं कि तुम्हारे पास इस चीज का क्या सबूत है। तो सलीम ने वो कुल्हाड़ी जिससे कि उसने उन परिवार के सदस्यों को मारा था वो पुलिस वालों के हवाले कर दी कि जनाब यही वो मर्डर वेपन है जिससे कि मैंने उन 7 लोगों की जान ली थी। इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलते ही पुलिस ऑफिसर शबनम के पास जा पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि सलीम नाम का एक व्यक्ति हमें मिला है और वो ये सारी चीजें हमें बता रहा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो शबनम ने इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब मैं तो किसी सलीम नाम के व्यक्ति को जानती ही नहीं। वो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है कि कौन सलीम, मैं तो उसे कभी जानती ही नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो पुलिस ऑफिसर ने उसके फोन कॉल रिकॉर्ड के बारे में उसे बताना शुरू किया कि अगर आप उसे जानती ही नहीं हैं तो आपने एक ही रात में इतनी बार उसके पास कॉल क्यों किए थे। पुलिस वाले उसे अपने साथ पकड़ लाते हैं और उसके बाद
जब उससे पूछताछ की जाती है, उन दोनों को आमने सामने कर दिया जाता है। सलीम ने भी ये बात कही कि मैं सारा कुछ पुलिस वालों को बता चुका हूँ और अगर तुम भी इन्हें सारी ही चीजें साफ साफ बता देती हो तो ये हम दोनों के लिए ही काफी ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद शबनम और सलीम ने पूरी ही कहानी पुलिस वालों के सामने रख दी। उन्होंने बताना शुरू किया कि जनाब, ये सारा का सारा मामला उस टाइम से शुरू हुआ जब शबनम ने पहली बार सलीम को देखा था। शबनम इस गांव के काफी ज्यादा रईस घर की बेटी वो थी। उसके पिता लेक्चरर लगे हुए थे, उसके भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, एक भाई तो उसका जॉब लगा हुआ था और उनका पूरे ही गांव में उस टाइम में एक काफी बड़ा घर मौजूद था। और देखा जाए तो वो लोग गांव के सबसे अमीर लोग थे। शबनम ने खुद डबल एमए कर रखी थी और अब ये एक टीचर के रूप में जॉब लगी हुई थी। और इसी टाइम जब वो अपनी जॉब पर जाया करती थी, वापस वो आया करती थी, तो इसी टाइम वहां पर एक फैक्ट्री मौजूद थी और वहीं पर इसकी सलीम से मुलाकात होती है। ये उसे देखकर पसंद करने लगती है। धीरे धीरे कर बात आगे बढ़ती है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब शबनम ने सलीम को प्रपोज कर दिया। सलीम भी यही बात कहता है कि वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो भी इसके साथ शादी करना चाहता है और वो लोग धीरे धीरे कर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। और उसके बाद शबनम ने अपने घर वालों को ये बात जाकर बताई कि वो सलीम से प्यार करती है, उसी से वो शादी करना चाहती है और इस टाइम वो फैक्ट्री में एक मजदूर के रूप में काम करता है। तो शबनम के घर वालों को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि हमारी बेटी डबल एमए कर चुकी है, हमारा परिवार इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सलीम को देखा जाए तो वो तो पांचवी फेल है, एक फैक्ट्री में मजदूरी का वो काम करता है। आखिरकार ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे बिता पाएंगे? तो इस चीज़ के लिए शबनम के पिता साफ इनकार कर देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता। शबनम अपने परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब शबनम को इस बारे में पता चलता है कि वो सलीम के बच्चे की मां बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट इस टाइम हो चुकी है। और बाद में जब उसके घर वालों को इस बारे में पता चलेगा तो उन्होंने शादी से तो पहले ही इनकार कर दिया है। वो लोग इस चीज को भी लेकर गुस्सा होंगे कि उसने सलीम के साथ आखिरकार फिजिकल रिलेशन ही क्यों बनाया और वो उन्हें अलग कर देंगे। लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो इन दोनों ने ही मिलकर ये प्लान बनाना शुरू किया कि ये लोग हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी तो नहीं होंगे, तो क्यों न मैं अपने पूरे ही परिवार को बीच रास्ते से ही हटा दूं। ये सारी की सारी प्लानिंग इस टाइम शबनम बना रही थी और सलीम भी उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो हर एक उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद सलीम बाजार से नशे की दवाई लेकर आता है, शबनम को लाकर वो दे देता है। उस दिन शबनम के दोनों ही भाई शहर को जाने वाले थे, लेकिन जब शबनम ने उनके सामने रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि आज हम लोग सारे ही आराम से बैठकर घर पर एक साथ खाना खाएंगे, तो उसके दोनों ही भाई इस बात के लिए मान जाते हैं कि उनकी बहन ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट उनसे की है तो वो उसकी बात को कैसे मना कर सकते थे। वो लोग शहर जाना कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद पूरे ही परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। और आखिर में फिर शबनम ये बात पूछती है कि चाय कौन कौन पीना चाहेगा। सारे ही लोग चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब शबनम उनके लिए चाय बनाने के लिए जाती है तो उसी टाइम वो नशे वाली दवाई वो उस चाय में मिला देती है और उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो सो तो जाते हैं, लेकिन सोने के अलावा वो पूरे तरीके से बेहोशी में जा चुके थे। और इस टाइम दूसरी तरफ शबनम का प्रेमी इनके घर पर आ पहुंचता है। जब आधी रात का टाइम हो चुका था, पूरा ही गांव सो चुका था, तो वो उनके घर पर आता है। घर पर मौजूद सारे ही लोगों को वो कुल्हाड़े से मारना शुरू कर देता है और जब तक उन लोगों की नींद खुल पाती, वो होश में आ पाते, क्योंकि उन्हें नशे की दवाई इस टाइम दे दी गई थी, वो लोग अपनी जान गंवा देते थे। उन्होंने एक एक करके अपने घर के सारे ही लोगों को मार डाला। सबसे पहले उसने जाकर उनके पिता को मारा, फिर उसके भाई को मारा, फिर बड़े भाई को, उसकी भाभी को और फिर छोटे भाई को मार डाला। और इसके अलावा बीच में ही उन्होंने अपनी मौसी की लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इन सारे ही लोगों को मार लेने के बाद शबनम का प्रेमी वहां से चला जाता है, लेकिन वो घर पर पहुंचा भी नहीं
होगा कि उससे पहले ही शबनम का उसके पास कॉल आ जाता है। उसने बताना शुरू किया कि तुमने सारे ही लोगों को मार डाला, लेकिन अभी भी उसका 11 महीने का भतीजा अभी भी जिंदा है, तो वो वापिस आए और इसे भी मार कर जाए। लेकिन उसके प्रेमी ने इस बात से इनकार कर दिया कि अब वो अपने घर पर पहुंच चुका है और वो वापिस नहीं आ पाएगा, तो इस कांड को तो उसे खुद ही अंजाम देना होगा। और इस चीज के लिए शबनम भी तैयार हो जाती है। उसने अपने छोटे भतीजे को, उसका गला उसने दबाया और उसकी भी उसने जान ले ली। इस सारे ही कांड को जब उसने अंजाम दे लिया था तो वो बाहर जाकर अब चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही गांव वाले यहाँ पर आते हैं तो वो जाकर दरवाजा खोलती है और उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। शबनम, ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग थी। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ। कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस ये प्लानिंग थी। लेकिन जैसे ही ये सारी बातें सामने आती हैं तो पुलिस वाले उसे पकड़कर कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहां पर उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस टाइम शबनम प्रेग्नेंट थी, तो उसकी फांसी की कोई भी फिक्स डेट नहीं रखी जाती है और इसी तरीके से टाइम बीतते बीतते उसकी जो फांसी की सजा थी वो आगे बढ़ती रहती है। अब शबनम का बेटा काफी बड़ा हो चुका था, जिसके बाद वो जेल में तो नहीं रह सकता था, तो उसे सैफी परिवार को गोद दे दिया जाता है। तो आगे का जो उसका पालन पोषण था वो सैफी फैमिली ही उसका करती है। बीच बीच में वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाया करता था और आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो शबनम और उसका प्रेमी जेल में ही मौजूद है। अब शबनम का बेटा काफी बड़ा हो चुका है। उसने काफी बार प्रेसिडेंट के पास ये अपील की है कि उसकी माँ को माफ कर दिया जाए। वो पिछले काफी सालों से जेल में बंद है और वो अपने माँ के साथ रहना चाहता है और अभी भी शबनम को फांसी नहीं दी गई है, अभी भी वो जेल में ही है और उसका केस कोर्ट में यूं ही चल रहा है। आज के टाइम में भी शबनम के गांव वालों को अगर देखा जाए तो उनका यही कहना है कि शबनम को और उसके आशिक को दोनों को ही फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसका बेटा कोर्ट के सामने गुहार लगा रहा है कि उसकी माँ को अब छोड़ दिया जाए। वो अपनी माँ के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता है। वो पिछले काफी सालों से जेल में बंद है। मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए हम 3 महीने के बाद जाते हैं, हमेशा जैसे कि कभी 1 महीने के बाद ही चले जाते हैं। फिर जब मैं मिलता हूँ तो मम्मा गले लगाती है और पूछती है बेटा कैसे थे, पढ़ाई कैसे चल रही है, स्कूल में क्या करते हो, ये सब पूछती है। मम्मा कहती है कि तुम अच्छे से पढ़ो या खेलो, कुछ भी करो, लेकिन एक ईमानदार और अच्छे वो बनना, बड़ा आदमी। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या शबनम को इतने सालों तक वो जेल में अपनी जिंदगी काट चुकी है, क्या उसे वापस रिहा कर देना चाहिए ताकि वो अपने बेटे के साथ भी कुछ समय बिता पाए, या फिर उसने जिस तरीके के गुनाह किए थे उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट स्माइलिंग बेवर को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ। टाइम था 14 अगस्त 2024 का, जब सुबह के समय बिहार के मुजफ्फरपुर में सहजनंद कॉलोनी के लोग सुबह सुबह उठते हैं और उठकर जब वो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि यहीं पर पास में ही एक अज्ञात बोरी पड़ी हुई है। लोग धीरे धीरे कर उस बोरी के पास इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं बन पाई कि वो लोग उस बोरी का जो बंधा हुआ मुंह है उसे खोल सकें और ये चीज देख सकें कि आखिरकार इसके अंदर क्या है, क्योंकि इस बोरी से नीचे से इस टाइम काफी सारा खून निकलकर बाहर आ चुका था। तो वो सारे ही लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस वालों के पास कॉल किया। कुछ ही देर बाद पुलिस यहाँ पर आ पहुँचती है और पुलिस ऑफिसर्स ने इस बोरी को खोल दिया। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स ने इस बोरे को खोला तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर तो एक
करीबन 20 से 25 साल के लड़के की डेड बॉडी मौजूद है, जिसे कि बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से इसके कातिलों के द्वारा मारा गया है। इसका गला काट दिया गया है। इसके अलावा जो इसके पेट में है वहां पर काफी ज्यादा तेज धारदार हथियार से इसके ऊपर हमला किया गया है, और वो हमले इतने ज्यादा तेज थे, इतनी ज्यादा मात्रा में वो किए गए थे कि इसका जो पेट था वो करीबन पूरे तरीके से कट चुका था, और जो अब इसके इंटरनल ऑर्गन्स थे वो काफी सारे तो ऐसे थे जो कि पेट से बाहर आ चुके थे। पुलिस वाले इस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं, और यहाँ आसपास में जितने भी और पुलिस थाने थे उन सभी को इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया जाता है कि हो सकता है किसी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई होगी, तो उन सारे ही परिवार वालों को इस बात के लिए कंफर्म कर लें कि ये उनके परिवार का सदस्य तो नहीं है। और इसके तौर पर एक परिवार सामने भी आता है जिन्होंने कि अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट एक रात पहले ही दर्ज करवाई थी। दरअसल इस घटना से जस्ट एक रात पहले ही गांव सनसना का जयप्रकाश अपने घर से चला गया था। इसके परिवार वालों का ये कहना है कि जनाब वो बाजार जाने के लिए हमें बोलकर गया था, और वो करीबन 8 साढ़े 8 बजे गया होगा। उसने ये बात कही थी कि वो आधा घंटा या पौने घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आता है। उसके बाद वो लोग अगली काफ़ी देर तक उसकी वेट करते हैं, उसके पास काफ़ी सारे फ़ोन भी करते हैं, लेकिन वो उनका कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, और आखिर में 10 बजे के करीबन उनका फ़ोन बंद हो जाता है, और उसके बाद उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर चला गया। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और अब तो जो उसके बारे में खबर आई है उसके बारे में पुलिस वाले काफ़ी अच्छे से जानते थे। उसके परिवार वाले इस टाइम जाकर उसे अच्छे से चेक कर चुके थे, और ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि जो वो डेड बॉडी बोरे में मिली थी वो किसी और की नहीं, जबकि 23 साल के जयप्रकाश की ही थी। और उसके परिवार वालों से ही वो लोग पूछताछ करने लगते हैं, और इसी सारी पूछताछ में पुलिस वालों को ये सारी बातें पता चली थी। इसके अलावा पुलिस वाले और भी काफ़ी सारे तरीकों से इनके परिवार वालों से ही पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस वालों को इस बारे में नहीं पता था कि इसका इस तरीके का हाल आखिरकार किसने किया होगा। लेकिन वहां पर सारी ही अपनी पूछताछ कर लेने के बाद पुलिस वालों के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे कि वो लोग अंदाजा लगा पाए कि इस कांड के पीछे इसके परिवार वाले, इसके कुनबे वाले या फिर इनके घर वाले ही हो सकते हैं। तो वो लोग उनसे ही पूछताछ करने लगते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि आपके बेटे का इस तरीके की हालत आखिरकार किसने की होगी? क्या आपका किसी के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, या फिर कोई और रंजिश किसी के साथ चल रही थी? तो उनके घर वालों ने इनकार कर दिया कि ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं था। और इसके साथ साथ पुलिस वाले जहां पर ये डेड बॉडी मिली थी वहां पर भी काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वहां के आसपास के घर वालों से पुलिस ऑफिसर्स जाकर पूछताछ करते हैं कि क्या आप लोगों ने रात के टाइम कुछ देखा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा मौजूद नहीं था जिसने कि ये कांड होते हुए देखा हो। तो अब पुलिस वाले यहाँ पर इस गली में सीसीटीवी कैमरा को ही चेक करने लगते हैं कि हो सकता है कोई सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ हो, और उसकी मदद से हम लोगों को कुछ तो पता चल पाए। और उसके बाद जब पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा मिल भी जाता है, और जब उन लोगों ने उसके ऊपर तहकीकात करनी शुरू की तो पुलिस ऑफिसर्स ने पाया कि यहाँ पर रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उस टाइम कुछ एक लोग साइकिल को लेकर यहाँ पर आ रहे थे। ये कुल 3 लोग थे। इन्होंने अपनी साइकिल के पीछे एक बोरी रख रखी थी, और इस जगह से गुजरते हुए इन्होंने ये बोरी यहाँ पर रखी थी। तो पुलिस वाले अब उन लोगों के बारे में छानबीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स वो लोग निकालने लगते हैं कि हो सकता है रात को वो इस टाइम गया था, किसी से मिलने के लिए वो जा रहा हो, और जिससे वो मिलने के लिए गया था उन्हीं ने उसका ऐसा काम कर दिया होगा। और पुलिस वाले जब उसकी कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से ललिता नाम की एक लड़की से बातें करता आ रहा था। तो पुलिस वाले उनके घर वालों से जाकर पूछते हैं कि क्या आप लोग ललिता नाम की किसी लड़की को जानते हैं? तो जयप्रकाश की माँ ने बताया कि हाँ जनाब, वो ललिता नाम की एक लड़की से प्यार किया करता था। वो हमारी रिश्तेदारी में थी, कहीं पर ये मिले थे, और उसके बाद ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। और उसका बेटा लगातार एक यही बात बोल रहा था कि वो उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन पता नहीं पिछले कुछ एक दिनों पहले इनके बीच क्या बात हुई। उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने ये बात कही थी कि वो अब जयप्रकाश से शादी नहीं करने वाली है, और जितना हो सके वो उससे दूर रहे।
हमने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन इस बात के लिए जयप्रकाश तैयार नहीं होता है। इस टाइम वो गोवा में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम किया करता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि वो अचानक से घर पर आता है और उसके बाद शाम को ये बात कहता है कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है। अच्छे से तो उसने कुछ भी नहीं बताया था कि वो कहाँ पर जा रहा है, बस वो चुपचाप यही बात बोलकर चला जाता है कि वो करीबन घंटे आधे घंटे में वापस आ जाएगा। और पुलिस वाले जहां जहां पर इस केस से रिलेटेड क्लू मिल सकते थे, उन सारी ही चीज़ों को जब इकट्ठा कर इस केस के बारे में जानने की कोशिश करती है, तो ये बात पता चलती है कि इस कांड के पीछे कोई और नहीं जबकि ललिता ही है, क्योंकि आखिरी टाइम में उससे बात करने वाली भी वही थी और जिससे जयप्रकाश मिलने के लिए गया था वो भी कोई और नहीं जबकि ललिता ही थी। आखिरी टाइम में उसी की उसके साथ बातें हुई थी और उसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे कि सुनकर जयप्रकाश के घर वालों के साथ साथ उनके पड़ोसियों तक का दिल दहल गया कि आखिरकार यहाँ पर ये सब हुआ क्या। दरअसल ये सारी ही शुरुआत तब हुई जब जयप्रकाश अपने मामा की लड़की के घर पर गया हुआ था और ललिता कोई और नहीं जबकि उसके मामा की लड़की की ननद थी। तो उसकी वहां पर उससे मुलाकात होती है, आपस में ये लोग बातें करते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो लगातार ये आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकातें करने लगते हैं और इनका प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन उसके बाद ललिता को उसके घर वाले पटना भेज देते हैं ताकि वो वहां पर बीपीएससी की तैयारी कर पाए। जयप्रकाश ने ज्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, जिसके चलते उसने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रखा था और इसी कोर्स के चलते वो गोवा जाकर नौकरी करने लगता है। वो वहां पर काफी अच्छे से अपना टाइम गुजार रहा था। दूसरी तरफ ललिता को अगर देखा जाए तो वो पटना में बड़े ही मजे से अपनी पढ़ाई कर रही थी और बीच बीच में जब दोनों ये वापस अपने घर पर आया करते थे तो ये मुलाकात भी किया करते थे, काफी अच्छा एक दूसरे के साथ ये टाइम बिताया करते थे। और उसके बाद इन दोनों ने ही अपने घर वालों को बता दिया कि कुछ इस तरीके से ये लोग आपस में प्यार करते हैं। ललिता के घर वाले जयप्रकाश के घर पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही उन्हें पता चलता है कि इनके पिता तो इस टाइम घर पर मौजूद नहीं है। और यही बात सोचकर कि कोई बात नहीं, रिश्ते का ये काम है, हमें बड़े ही आराम से सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, उन्हें फिर कभी आना चाहिए। ये बात सोचकर वो वापस अपने घर पर चले जाते हैं और इसी तरीके से इनका जो ये रिश्ते वाला सिलसिला था यूं ही चलता रहता है। लेकिन अभी तक इस बात का पक्का नहीं हुआ था कि ये लोग आपस में शादी करने वाले हैं। और इसी बीच ये दोनों आपस में वीडियो कॉल भी करते रहा करते थे। जयप्रकाश गोवा में रहता, ललिता पटना में इस टाइम थी, तो आपस में ये लोग वीडियो कॉल पर बातें करते रहा करते थे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब जयप्रकाश ने ये चीज देखी कि ललिता जहां पर पटना में पढ़ती है, यहाँ पर इसके रूम में इसके अलावा एक लड़का भी मौजूद है। तो जयप्रकाश ने उससे पूछना शुरू किया कि वो कौन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अब रात का टाइम हो चुका है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर इन दोनों के बीच अनबन बन जाती है, आपस में इनकी छोटी मोटी खटपट हो गई होगी। और उसके बाद ललिता ने ये बात कही कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास है ही नहीं तो हमें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। और इसी तरीके से इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। लेकिन जैसा भी हो, जयप्रकाश उसे छोड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ यही चाहता था ये कहीं किसी और के साथ प्यार ना करने लग जाए। और ये बात काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब ललिता ने जयप्रकाश के घर पर फोन करके ये बात कह दी कि वो अपने बेटे को समझा दे, वो उससे शादी नहीं करने वाली है। लेकिन जयप्रकाश का ये कहना था कि उसने उसके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा किया है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता और जो भी हो वो शादी तो उसी से करने वाला है। हम अपने लड़का को कहे लड़का छोड़ दो, उसको छोड़ दो। लड़का बोला मम्मी हमसे इतना इतना खर्चा लिया है, हमको खर्चा नहीं, शादी करेगा तो दे दो। वो बोला हम खर्चा नहीं देंगी, तुमको हत्या कर दूंगा। लेकिन इन सारी ही चीजों के लिए जब ललिता ने साफ इनकार कर दिया तो एक समय ऐसा भी आया जब जयप्रकाश ने ललिता के भाई के पास और उसके बहनोई के पास उन दोनों की प्राइवेट वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया। वो लगातार उनकी प्राइवेट फोटो और वीडियो उनके पास भेज रहा था ताकि ये बात डिटेल से वो बता पाए कि वो एक दूसरे के कितने ज्यादा नजदीक हैं, कितना ज्यादा वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो ये सारी ही चीजें जैसे ही
ललिता के भाई ने देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार भी ये बात पूछ रहे थे कि तुम्हारी बेटी की इस तरीके से अश्लील वीडियो हमारे पास आ रही है, इसका कारण क्या है? पता नहीं किसी अननोन नंबर से ये आ रही है, और ये बंदा आखिरकार है कौन? रिलेशनशिप में पहले से था, हम लोग को पता नहीं था। लेकिन जब शादी का बात चला तो ये हम लोग को पता चला था कि घर पे कि हाँ इसका शादी का बात चल रहा है। मुझे सुनने में आया कि ये विवाद जो स्टार्टिंग हुआ है, ये पटना में लड़की रहती थी। वो लड़का हमेशा मतलब कि बीच बीच में जब भी घर पे आता था तो उससे मिलने जाता था। उससे प्यार करती थी और उसी टाइम ये फोटो और वीडियो लिए गए थे। इस बात को लेकर ललिता के परिवार वाले बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि आखिरकार ये लड़का अब चाहता क्या है, और ये सारी ही वीडियो अगर बाहर वायरल हो जाती हैं तो ललिता की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। तो इसके तौर पर ललिता को उन्होंने ये बात कहनी शुरू की कि हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बाहर समाज में हमारी बेइज्जती हो, तो इस लड़के को अपने पास बुलाओ, हम लोगों को इसे आखिरकार निपटाना ही होगा। और इसके लिए ललिता भी तैयार हो जाती है। उसने जयप्रकाश के पास कॉल किया और ये बात कही कि मेरे माता पिता हम दोनों की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो क्या तुम वापस आ पाओगे? इस बात को लेकर जयप्रकाश थोड़ा शर्मिंदा भी था और उसने ललिता से ये बात कही कि मैंने तुम्हारे माता पिता के पास, तुम्हारे घर वालों के पास इस तरीके से वीडियो भेज दी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन विश्वास करो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, और यही कारण है कि मैंने वो वीडियो भेजी थी। और कहीं मैं तुम्हारे घर पर आऊँ और उसके बाद तुम लोग मुझे मार तो नहीं डालोगे? इस बात के लिए ललिता इनकार कर देती है कि आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता ही है कि हम लोग पिछले कितने दिनों से आपस में प्यार करते हैं। सबसे पहले तुम मेरे पास आओ, हम लोग आराम से बैठकर कुछ एक देर बातें करेंगे, और उसके बाद जो कुछ भी मैं तुम्हें बताती हूँ वो सारी ही बातें हम लोग जाकर घर वालों को बोल देंगे, और उसके बाद वो लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो ही जाएंगे। इस बात के लिए तैयार होकर जयप्रकाश वापस बिहार आ पहुंचता है, अपने घर पर आता है, और उसके बाद शाम को उसने अपने घर वालों को ये बात कही कि वो थोड़ा बाजार की तरफ जा रहा है, कुछ एक देर बाद ही वो वापस आ जाएगा। और उसके बाद वो ललिता के घर वालों के पास जा पहुंचता है, जहां पर कि इस टाइम ललिता ने उसे बुलाया था। ललिता ने उसे अपने मामा के लड़के के घर पर बुलाया था, जहां पर कि वो कमरा लेकर इस टाइम रह रहा था। और वहां पर जाने के बाद जयप्रकाश ने देखा कि यहाँ पर कुल 5 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ललिता खड़ी है, उसका भाई खड़ा है, उसके पिता खड़े हैं, और 2 लोग और भी यहाँ पर खड़े हैं। और जैसे ही वो उनके घर के अंदर जाता है तो वहां पर जाते ही वो 5 ही लोग काफी बुरे तरीके से उसे पीटने लगते हैं। जयप्रकाश को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को किस तरीके से बचाए। 5 लोगों में से कुछ एक ने तो उसका मुंह बांध दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए, उसका मुंह बंद कर दिया गया, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से वो उसे पीटने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने हथियारों का भी पहले से ही प्रबंध कर रखा था। उसके पेट में काफ़ी सारे वो लोग वार करते हैं और आखिर में उसकी गर्दन को काट देते हैं। उन लोगों ने एक बोरी का भी वहाँ पर जुगाड़ कर रखा था। उस बोरी में उसके बॉडी को डालते हैं। इस टाइम उसके शरीर के बहुत सारे हिस्से जो कि इंटरनल ऑर्गन्स थे वो बाहर आ चुके थे, लेकिन जैसे तैसे कर उस पूरे को ही समेट कर वो लोग बोरी में डाल देते हैं। और इस टाइम उन लोगों ने ये अंदाज़ा लगा रखा था कि रात का टाइम हो चुका है, कौन आकर यहाँ पर इसे देखने वाला है, और ज़्यादा हमें अंधेरा होने देना चाहिए। और जैसे ही रात का काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा चुका था तो वो लोग उसे साइकिल पर रखकर उस बोरी को एक वीरान जगह की तरफ लेकर जाने लगते हैं और वहाँ पर जाकर उस बोरी को रख देते हैं। उन लोगों के दिमाग में यही बात चल रही थी कि अब रात का टाइम है, हम लोग 5 लोगों में से 3 लोग तो उस साइकिल को पकड़े हुए थे, बाकी लोग वहाँ पर आसपास में नज़र बनाए हुए थे, और यही अंदाज़ा उनका था कि उन्हें कौन देखने वाला है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और इनकी ये सारी की सारी हरकतें जो ये साइकिल पे बोरी को रख कर लेकर जा रहे हैं वो उसमें कैद हो चुकी हैं। 14 तारीख को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था, तो ये डेड बॉडी बलराज में ही एक व्यक्ति का था। और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पे हम लोग काम किए थे, मैनुअल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काम चल रहा था। उसी दौरान में घर वालों ने भी आवेदन दिया था और 2 लोगों पे नामजद 2 लोगों को अभियुक्त बना करके और FIR दर्ज कराया था। हम लोगों ने इसके बाद में आगे टीम गठन करके और काम किया है। एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले, इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा
कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है और हमें इसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह भी मिले हैं। जिस लॉज में इसको मारा गया था, इस व्यक्ति की मर्डर हुआ था, वो लॉज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वो रूम भी आइडेंटिफाई किया है और हम लोगों को रूम से भी FSL से कई सारे महत्वपूर्ण सुराग वहाँ से मिले हैं। इसमें हम लोग आगे जो मेन जो अभियुक्त हैं उनके हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही इन सारी ही चीज़ों के बारे में पुलिस वालों को पता चलता है तो वो उन सारे ही लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद और पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं कि कहीं कोई ना कोई ऐसा पहलू अभी भी छूट ना गया हो जो कि बाद में हम लोगों के सामने आए। तो अभी भी उन लोगों से पूछताछ चल रही है और इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर इनके प्यार के बारे में और जो प्यार करने का इनका तरीका था उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और जो जयप्रकाश ने अपनी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट वीडियो उनके घर वालों के पास भेजी थी वो कहाँ तक सही थी? वो इस कांड को कर चुका था, उसके बाद वो उनके घर वालों से माफ़ी भी मांग रहा था, वो ललिता से भी माफ़ी मांग रहा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे मार डाला। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? जो ललिता के घर वालों ने किया वो कहाँ तक सही था? और इसके अलावा वो लोग क्या कर सकते थे? क्या उन लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे कि वो लोग इस कत्ल को अंजाम ना देते और इन दोनों की ही जान भी बच जाती? यहाँ पर असल गलती किसकी है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट बिनाया गेमर को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।